नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो हमारी ये क्लास है वो सेकंड ग्रेड इंग्लिश से संबंधित जो विद्यार्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज हम इंडियन राइटर कमला दास के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो टोटल नॉवेल्स और जो स्टोरीज हैं या पोइट्रीज हैं उन सभी को हमने ट्रिक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से एक शॉर्ट वीडियो बनाकर समझाया गया है। वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कमला दास। कमला दास जो है, कमला दास का जो जन्म होता है दोस्तों, वो कहाँ होता है? केरला के अंदर। कब? 31 मार्च 1934 को कमला दास का जन्म होता है और 31 मई 2009 को 75 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कमला दास। कमला दास का जन्म 1934 को और मृत्यु 2009 को होती है। डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, लाइफ एंड कैरियर, इनका जीवन और इनका जो कैरियर रहा था वो किस प्रकार का रहा था, इस संबंध में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे डिटेल से। देखिए, कमला दास। कमला दास was born on 31st मार्च 1934 यानी 1934 कि कमला दास का जो जन्म हुआ था वो 31 मार्च 1934 को हुआ था। She is often heralded as the mother of modern Indian English poetry। क्या कह रहा है दोस्तों? देखिएगा, heralded होता है अक्सर। heralded क्या होता है? अक्सर होता है, अक्सर। मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री, कि इन्हें अक्सर आधुनिक भारतीय अंग्रेजी कविता की जननी माना जाता है या कहा जाता है। कि कमला दास जो है इसे आधुनिक भारतीय अंग्रेजी कविताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे। कमला दास was one of the most prominent feminist voice in the post colonial era। पोस्ट colonial era क्या होता है दोस्तों? उत्तर औपनिवेशिक काल। उत्तर औपनिवेशिक युग या काल। ठीक है, अब देखिएगा, प्रोमिनिस्ट क्या होता है? प्रमुख। प्रोमिनिस्ट क्या होता है? प्रमुख। वॉइस, आवाज, फेमिनिस्ट, नारीवादी। ठीक है, तो यहां देखिएगा, कमला दास वाज वन ऑफ द है वो उत्तर औपनिवेशिक युग में सबसे प्रमुख नारीवादी आवाज में से एक थी। किसकी आवाज? कमला दास की। अब देखिए आगे। सी रोट इन हर मदर टंग। मदर टंग क्या होता है दोस्तों? मातृभाषा। टंग क्या होता है? भाषा। और मदर मतलब मातृभाषा। मलयालम एज वेल एज इन इंग्लिश। क्या कह रहा है? देखिएगा, सी रोट इन हर मदर टंग, कि वो अपनी मातृभाषा में यानी मलयालम के अंदर भी लिखती थी और उसके साथ साथ किस में लिखती थी? अंग्रेजी में भी लिखती थी। ठीक है, अब देखिए, टू हर मलयालम रीडर। रीडर क्या होता है दोस्तों? पाठक। टू हर मलयालम रीडर सी वाज माधवीकुट्टी एंड टू हर इंग्लिश रीडर, इंग्लिश पैट्रॉन्स सी वाज कमला दास। क्या कह रहा है? देखिएगा, टू हर मलयालम रीडर, कि जो उनके मलयालम पाठक है वो उन्हें माधवकुट्टी कहते थे। एंड टू हर इंग्लिश पैट्रॉन्स, यानी पैट्रॉन्स भी क्या होते हैं? पाठक। और जो उनके अंग्रेजी पाठक है वो उन्हें क्या कहते थे? कमला दास कहते थे। यानी जो मलयालम जो पाठक होते थे वो तो उन्हें किस नाम से जानते थे? कमला, सॉरी, किस नाम से जानते थे? माधवकुट्टी के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जो उनके अंग्रेजी जो पाठक हुआ करते थे वो उन्हें क्या कहते थे? कमला दास ही कहते थे। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिएगा,
आगे देखिएगा, कमला दास इज प्राइमरली ए कॉन्फेशनल पॉइंट। कॉन्फेशनल क्या होता है दोस्तों? स्वीकारोक्ति। क्या होता है? स्वीकारोक्ति। स्वीकारोक्ति। और पॉइंट मतलब कवि। कि कमला दास है प्राइमरी मतलब प्रमुख रूप से, कमला दास है वो प्रमुख रूप से क्या थी? स्वीकारोक्ति कवि थी। ठीक है, अब देखिए आगे, सी वॉज ऑल्सो बीन लिंक्ड literary great like Sylvia Plath because of the confessional style of her writing। क्या कह रहे हैं? कि अपनी लेखन की शैली की स्वीकारोक्ति के कारण उनकी तुलना है वो महान साहित्यकार सिल्वा प्लाथ से की जाती है। क्या कह रहे हैं देखिएगा, अब देखिएगा लिटरेरी, लिटरेरी क्या होता है? साहित्यक। साहित्यक। सिल्वा प्लाथ राइटर का नाम है। कन्फेशन, कन्फेशनल क्या होता है दोस्तों? ये स्वीकारोक्ति। स्टाइल, शैली ऑफ हर राइटिंग, मतलब राइटिंग की अपनी शैली के स्वीकारोक्ति के कारण कमला दास की तुलना है वो महान साहित्यकार सिल्वा प्लाथ से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है दोस्तों? वो बात है कि आपसे पूछ ले कि कमला दास की जो तुलना है वो किस राइटर से की जाती है, तो सिल्वा प्लाथ से उनकी तुलना की जाती है। ये बात आप ध्यान में रखना। आगे देखिएगा, सी इज ऑल्सो एन इकोनोक्लास्ट as her poetry is characterized by a daring frankness with reference to love and sex। क्या कह रहा है? सबसे पहले मीनिंग जानते हैं। सी इज आल्सो इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट होता है दोस्तों मूर्ति भंजक। क्या होता है इकोनोक्लास्ट? इकोनोक्लास्ट होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक। एज हर पोइट्री कैरेक्टराइज्ड बाय ए डेयरिंग फ्रैंकनेस। डेयरिंग फ्रैंकनेस क्या होता है दोस्तों? साहसी स्पष्टता। साहसी स्पष्टता। डेयरिंग फ्रैंकनेस होता है साहसी स्पष्टता। रिफरेंस जो होता है वो होता है संदर्भ। क्या होता है? संदर्भ। टू लव एंड सेक्स। सेक्स मतलब यौन। तो देखिएगा अब इसकी हिंदी अर्थ को देखिएगा। सी इज आल्सो एन इकोनोक्लास्ट। कि कमला दास है वो क्या थी? मूर्ति भंजक थी। एज हर पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डेयरिंग फ्रैंकनेस विद रेफरेंस टू लव एंड सेक्स। कि उनकी जो कविताएं है यानी कमला दास की जो कविताएं हैं वो प्रेम और सेक्स के संदर्भ में साहसी स्पष्टता प्रस्तुत करती है। यह बताती है कि कमला दास की जो कविताएं हैं वो किसके ऊपर है? प्रेम और सेक्स के ऊपर है, के संदर्भ में है, जो साहसी स्पष्टता प्रदर्शित करती है या दिखाती है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, सी इज द वॉइस ऑफ मॉडर्न वुमेन who want to liberate themselves from the bondage of partial society। पार्टिकल क्या होता है? पितृसत्तात्मक या पैतृक। पितृसत्तात्मक। सोसाइटी क्या होता है? समाज। बॉन्डेज होता है बंधन। बॉन्डेज क्या होता है? बंधन। लिबरेट क्या होता है? आजादी या स्वतंत्रता। ठीक है, अब देखिएगा, सी इज द वॉइस ऑफ मॉडर्न वुमेन। कि वो जो आधुनिक जो महिलाएं हैं उनकी आवाज थी। कौन? कमला दास। कमला दास जो है वो आधुनिक महिलाओं की क्या थी? आवाज थी। who want to liberate themselves from the bondage of particle society। यानी पितृसत्तात्मक समाज से वो अपने आप को या खुद को क्या करना चाहती थी? आजाद रखना चाहती थी या स्वतंत्र रखना चाहती थी। समझ में आई बात? क्या? कि सी इज द वॉइस ऑफ मॉडर्न वुमेन्स। कि वो आधुनिक महिलाओं की आवाज थी
और वो पितर सत्तात्मक जो समाज है, उस पितर सत्तात्मक समाज से अब के बंधन से स्वयं को क्या करना चाहती थी, समाज से आजाद या स्वतंत्र रखना चाहती थी या रखती थी। ठीक है, अब आगे देखिएगा। A part of her childhood was spent in her ancestral home in Malabar, Kerala, and the other part in Calcutta. देखिएगा, ए पार्ट ऑफ हर चाइल्डहुड यानी उनके बचपन का जो एक भाग है वो केरल के मालाबार के पैतृक घर में व्यतीत हुआ। किसका? कमला दास का पैतृक पैतृक घर में, पैतृक हो मतलब घर, पैतृक घर के अंदर उनका जीवन का या बचपन का जो पहला हिस्सा था वो केरल के मालाबार के अंदर उनका जो पैतृक घर था उसके अंदर व्यतीत हुआ। और जो दूसरा दूसरा पार्ट है उनके जीवन का वो कलकत्ता में व्यतीत हुआ, जहां पर उनके पिता की क्या थी? पोस्टिंग थी। देखिए, वेयर हर फादर वाज पोस्टेड फॉर वर्क, कि जहां उनके पिता क्या थे? कार्यरत थे। तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि कमला दास जो है उनके बचपन का जो पहला भाग था वो तो केरल के मालाबार के उनके पैतृक जो घर था उसमें व्यतीत हुआ। अगर दूसरा आपसे पूछे तो वो कहाँ व्यतीत हुआ था? कलकत्ता में, जहां उनके पिताजी क्या करते थे? कार्य करते थे। ये बात ध्यान रखना। आगे देखिएगा, कमला दास belonged to a family considered the literary royalty of Kerala. कमला दास belonged संबंध रखती थी टू ए फैमिली कंसिडर्ड द लिटरेरी रॉयल इन केरला, कि कमला दास का जो परिवार है वो संबंध रखता था केरल के साहित्यक राजघराने। क्या कह रहा है कि कमला दास जो है, कमला दास का जो परिवार है वो केरला का एक साहित्यक राजघराना उसको माना जाता था। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। आगे देखिएगा, हर मदर बाल बालामणि अम्मा, उनकी माता का क्या नाम था? बालामणि अम्मा वाज फेमस मतलब प्रसिद्ध पोइट थी। एंड हर ग्रांड अंकल, उनके दादाजी नलपत नारायण मेनन, उनके दादाजी का क्या नाम था? नलपत नारायण मेनन, ए रिस्पेक्टेड सम्मानित राइटर लेखक थे। तो देखिएगा क्या कर रहा है कि हर मदर बाल बालामी अम्मा वाज फेमस पोइट, कि उनकी जो माता थी वो एक प्रसिद्ध क्या थी? लेखिका थी, सॉरी कावित्री थी। एंड हर ग्रांड अंकल, उनके जो दादाजी थे जिनका नाम था नलपत नारायण मेनन, ए रिस्पेक्टेड राइटर, एक सम्मानित लेखक थे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि उनके दादाजी का क्या नाम था और उनकी माता का क्या नाम था। देखिए आगे, दास चाइल्डहुड एज डिस्क्राइब्ड इन हर ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होता है आत्मकथा। क्या होता है? आत्मकथा। वाज वेरी कल्चरली इनरिच्ड। इनरिच्ड क्या होता है? समृद्ध। क्या होता है? समृद्ध। कल्चर्ड होता है सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा। डिस्क्राइब्ड क्या होता है? वर्णन। डिस्क्राइब्ड क्या होता है? वर्णन। तो अब देखिएगा, दास चाइल्डहुड एज डिस्क्राइब्ड इन हर ऑटोबायोग्राफी, कि कमला दास जो है, कमला दास की बचपन का वर्णन उनकी आत्मकथा में किया गया है। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, कि कमला दास के जो बचपन का वर्णन है वो उनकी आत्मकथा में किया गया है। वाज वेरी कल्चर्ड इनरिच्ड, कि वो सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा क्या थी? समृद्ध थी। इनरिच्ड क्या होता है? समृद्ध। और कल्चर्ड क्या होता है? सांस्कृतिक रूप से, कि वो सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध थी। और उनके कमला दास के जन्म जो बचपन है उसकी तुलना, सॉरी उनका जो वर्णन है वो किसमें किया गया है? उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी उसकी आत्मकथा में किया गया है। अब देखिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सी वॉज मैरिड ऑफ टू माधव दास एंड एम्प्लॉई द रिजर्व बैंक ऑफ
India RBI at the age of 15 and moved to Bombay with her husband. क्या कह रहा है कि she was married of माधव दास at employee आप सभी को पता है कर्मचारी, एम्प्लॉय क्या होता है कर्मचारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 15, यानी कमला दास की शादी जो है वो 15 वर्ष की उम्र में भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारी माधव दास के साथ हो गई थी और वो अपने पति के साथ कहां चली गई, बॉम्बे चली गई। समझ में आया कि कमला दास जो है उनकी 15 वर्ष की उम्र में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारी माधव दास के साथ उनकी शादी हो गई और वो अपने पति के साथ कहां चली गई, मुंबई चली गई। अब देखिए, एट ए वेरी यंग एज शी हैड टू फाइंड a way to pursue her passion of writing while being weighted down by the expectation of her husband, her family and the society at large of her duties as a wife and mother। देखिएगा, समझिएगा इस बात को कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि एट ए वेरी यंग एज, कि बहुत ही युवा अवस्था में, एट ए वेरी यंग एज का अर्थ क्या है, बहुत ही युवा अवस्था में, शी हैड टू फाइंड ए वे टू परस्यू हर पैशन ऑफ राइटिंग, राइटिंग मतलब लेखन, पैशन मतलब जुनून, पैशन क्या होता है जुनून, जुनून के एक बहुत ही छोटी उम्र में लेखन के जुनून ने उनके लिए एक क्या करना पड़ा, उन्हें रास्ता खोजना पड़ा या रास्ता निकालना पड़ा। क्या कह रहे हैं फिर से समझिएगा कि एक बहुत ही कम उम्र में या बहुत ही छोटी उम्र में कमला दास की लेखन का जो जुनून था उनका, उस लेखन की जुनून के लिए उन्हें क्या निकालना पड़ा, रास्ता निकालना पड़ा बहुत ही छोटी उम्र में। ठीक है, अब देखिएगा आगे, एंड दी सोसाइटी, सॉरी अब यहां से देखिएगा, व्हाइल बीइंग वेटेड, वेटेड क्या होता है दोस्तों, बोझ, क्या होता है बोझ, वेटेड डाउन होता है बोझ, बाय द एक्सपेक्टेशन क्या होता है अपेक्षाएं, अपेक्षा, ऑफ हर हस्बैंड, हर फैमिली एंड द सोसाइटी एट लार्ज ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज क्या होता है दोस्तों कर्तव्य, ड्यूटीज क्या होता है कर्तव्य, एज ए वाइफ एंड मदर। अब देखिएगा, हिंदी फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा कि while being weighted down by the expectation of her husband, her family and the society at large of her duties as a wife and mother, कि कमला दास जो है वो एक पत्नी और एक माता के रूप में उसके कर्तव्य और उसके पति, उसका समाज और उसकी जो परिवार है उसकी अपेक्षाओं का बोझ उसके ऊपर था। समझ में आया, क्या कह रहे हैं कि उसकी एक मां के रूप में और एक पत्नी के रूप में उसके कर्तव्य, उसके पति, उसका परिवार और उसके समाज की जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उनका बोझ उनके ऊपर था, किसके ऊपर, कमला दास के ऊपर। आशा करता हूं कि आपको ये हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। अब चलते आगे देखिए, इन 1973 हर ऑटोबायोग्राफी एंटे कथा माई स्टोरी वाज रिलीज्ड इन मलयालम। क्या कह रहा है कि 1973 में उनकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है दोस्तों, उनकी आत्मकथा, एंटे, एंटे कथा, एंटे कथा नाम की उनकी एक क्या थी, आत्मकथा थी, उनकी जीवनी थी, वाज रिलीज्ड इन मलयालम, मलयालम भाषा के अंदर वो रिलीज्ड हुई, रिलीज्ड मतलब प्रकाशित हुई, क्या हुई, प्रकाशित हुई, प्रकाशित होना, कि 1973 में उनकी आत्मकथा एंटे कथा या माई स्टोरी है वो मलयालम भाषा के अंदर क्या हुई थी, रिलीज हुई। दी बुक विद 50 चैप्टर, चैप्टर मतलब अध्याय, कि इस पुस्तक के अंदर 50 अध्याय थे,
कितने अध्याय थे? 50 अध्याय थे। तो ये बात आप ध्यान रखना कि एंटे कथा जो उनकी आत्मकथा है या माई स्टोरी जो उसकी आत्मकथा है, आत्म जीवनी है, उसके अंदर कुल कितने अध्याय थे? तो दोस्तों उनके अंदर 50 अध्याय थे, 50 अध्याय थे। ये बात आप ध्यान में रखना। फॉलोज आमी कमला दास। कमला दास का ही नाम क्या है? आमी। फॉलोज आमी लाइफ फ्रॉम एज 4 थ्रू ब्रिटिश कॉलोनियल एंड मिजनरी स्कूल इन कैलकाटा। ठीक है, क्या कह रहा है देखिएगा कि फॉलोज आमी लाइफ, कि आमी का जो जीवन है वो 4 वर्ष से ब्रिटिश कॉलोनियल स्कूल और मिजनरी स्कूल कलकत्ता के बीच में व्यतीत हुआ। कि आमी यानी कमला दास का जो जीवन है वो ब्रिटिश कॉलोनियल स्कूल यानी 4 वर्ष से ब्रिटिश कॉलोनियल स्कूल और मिजनरी स्कूल कलकत्ता के बीच में ही क्या हुआ था? व्यतीत हुआ था। आगे देखिएगा, वेयर शी हैड टू फेस रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन। रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है दोस्तों? फेस क्या होता है? फेस होता है सामना। रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? नक्सलवादी नक्सलवादी भेदभाव। नक्सलवादी भेदभाव, फेस होता है सामना। ठीक है, अब देखिएगा क्या कह रहा है कि आगे देखिएगा, वेयर सी हैड टू फेस रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि उन्हें नक्सलवादी भेदभाव का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। वेयर सी, जहां पर सी हैड टू फेस रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी नक्सलवादी भेदभाव का सामना उन्हें वहां पर करना पड़ा। आगे देखिएगा, थ्रू दी ब्रूटल brutal and indulgent relationship with her husband and through her sexual awakening, her literary career and extramarital affair। देखिएगा, थ्रू द ब्रूटल, ब्रूटल होता है दोस्तों क्रूर। क्या होता है? क्रूर। इंडुलजेंट क्या होता है? ये इंडुलजेंट होता है भोगवादी। क्या होता है? भोगवादी। रिलेशनशिप क्या होता है? संबंध। संबंध विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ। सेक्सुअल यौन, अवॉकिंग जागृति। सेक्सुअल अवॉकिंग क्या होता है? यौन जागृति। यौन जागृति। ठीक है, सेक्सुअल अवॉकिंग का अर्थ होता है यौन जागृति। लिटरेरी होता है साहित्य। कैरियर आपको पता ही है। एंड एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर मतलब अतिरिक्त अफेयर। अब देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं इसका ट्रांसलेशन कि थ्रू द ब्रूटल एंड इंडुलजेंट रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड, कि उनके पति के साथ उनके क्रूर और भोगवादी संबंध, थ्रू हर सेक्सुअल अवॉकिंग यौन जागृति के कारण, लिटरेरी कैरियर यानी साहित्यक कैरियर के कारण, एंड एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर यानी अतिरिक्त संबंधों के कारण। तो क्या कह रहे हैं, इसका पूरे का ट्रांसलेशन ये है कि कमला दास का अपने पति के साथ जो संबंध है वो कैसा था? कि थ्रू द ब्रूटल एंड इंटेलिजेंट रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड, थ्रू द सेक्सुअल अवॉकिंग यानी यौन जागृति के कारण, लिटरेरी कैरियर यानी साहित्यिक कैरियर के कारण, और उसके एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर के कारण उसका, उसके पति का उसके साथ जो संबंध था वो क्रूर और भोगवादी था। समझ में आई बात? किसके कारण? कि उनका जो सेक्सुअल अवॉकिंग के कारण, इंग्लिश में याद रख लेना, सेक्सुअल अवॉकिंग के कारण, लिटरेरी कैरियर के कारण और एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर के कारण उसके पति का कमला दास के साथ जो संबंध था वो क्रूर और क्या था? भोगवादी था। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं आगे। आगे देखिएगा, कमला दास इज एन इकोनोक्लास्ट as her poetry is characterized by a daring frankness with reference to love and sex। ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि कमला दास जो है, कमला दास की जो कविताएं हैं वो प्रेम और सेक्स के संदर्भ में साहसी स्पष्टता प्रदर्शित करती है या बताती है। समझ में आया ये बात? सी इज
द वॉइस ऑफ मॉडर्न वुमेन, वो आधुनिक महिलाओं की आवाज है। who want to liberate themselves from the bondage of a partial society, यानी वो पितृसत्तात्मक समाज के बंधन से स्वयं को क्या रखती है, मुक्त रखती है या आजाद रखती है। ये लाइन स्टार्ट में आ चुकी है। अब देखिएगा, वट एवर कमला दास डिसाइडेड टू डू इन हर लाइफ स्टेयर्ड टू कंट्रोवर्सी इन हर होम स्टेट। वट एवर मतलब जब कभी भी कमला दास डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब निश्चय, निश्चय, टू डू इन हर लाइफ कि जब कभी भी कमला दास ने अपने जीवन में कुछ करने का प्रयास किया तो उनके होम स्टेट, होम स्टेट क्या होता है दोस्तों, गृह राज्य, गृह राज्य, तो उनके गृह राज्य के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, मतलब विवाद पैदा हो गया। कंट्रोवर्सी क्या होता है, विवाद, विवाद पैदा हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि व्हाट एवर कमला दास डिसाइडेड टू डू इन हर लाइफ, कि जब कभी भी कमला दास ने अपने जीवन में कुछ करना चाहा तो उनके गृह राज्य के अंदर विवाद पैदा हो गया। अब आगे देखिएगा, इन हर लेटर ईयर्स, यानी अपने अंतिम वर्षों में, इन हर लेटर ईयर का अर्थ क्या होता है, अपने अंतिम वर्षों में, when she decided to turn from writing to painting, कि अपने अंतिम वर्षों में when जब she decided to turn from writing to painting, कि अपने अंतिम वर्षों में जब उसने पेंटिंग सॉरी राइटिंग से पेंटिंग में करने का निश्चय किया, डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, कि जब उसने अपने अंतिम वर्षों में राइटिंग को छोड़कर पेंटिंग करने का निर्णय लिया। हर न्यूड, न्यूड होता है नग्न, नगन, पेंटिंग, पेंटिंग होता है या चित्र होता है। क्यूज्ड येट अनोदर फ्यूरल, फ्यूरल होता है हड़कम कर देना, हड़कम बचा देना, क्या हड़कम मचा देना। तो देखिए, हर न्यूड पेंटिंग यूज्ड येट अनोदर फ्यूरल, कि उसकी नग्न पेंटिंग ने क्या मचा दिया, हड़कंप मचा दिया, एक और हड़कंप मचा दिया या दूसरा हड़कंप मचा दिया। ठीक है, अब देखिए, सो डिड हर डिसीजन टू कन्वर्जन टू इस्लाम एंड टू बी कॉल्ड कमला शौर्या इन द लेट 1990, क्या कह रहे हैं कि सो इसलिए डिड हर डिसीजन, डिसीजन मतलब निर्णय, डिसीजन क्या होता है दोस्तों, निर्णय, निर्णय, टू कन्वर्ज, कन्वर्ज क्या होता है, कन्वर्जन होता है बदलना, कन्वर्जन क्या होता है, बदलना, टू इस्लाम एंड टू बी कॉल्ड कमला शौर्य इन द लेट 1990, की 1990 के अंत में कमला दास ने अपने आप को इस्लाम धर्म में बदलकर अपना नाम क्या रख लिया, कमला शौर्या रख लिया। तो ये बात ध्यान रखना कि कमला दास ने अपना धर्म परिवर्तन जो किया या इस्लाम धर्म में जो कन्वर्ट हुई वो कब हुई थी, 1990 के अंदर। और जब वो इस्लाम धर्म में कबूल उसने किया, उस वक्त उसका नाम क्या था, उसने नाम रखा था वो कमला सूर्या रखा था। ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा आगे देखिएगा, कमला दास हैज रिसीव्ड मेनी अवार्ड फॉर हर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों साहित्यिक योगदान, साहित्य योगदान, साहित्यिक योगदान। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन का अर्थ क्या होता है, साहित्यिक योगदान। कमला दास हैज रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करना, मेनी अवार्ड्स फॉर हर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, कि कमला दास ने अपने साहित्यिक योगदान में बहुत सारे अवार्ड यानी इनाम या उपहार है वो प्राप्त किए। इन 1963 सी रिसीव्ड पेन एशियन पोएट्री प्राइज, कौन सा प्राप्त किया, 1963 में उन्होंने उन्हें पेन एशियन पोएट्री प्राइज मिला, उपहार मिला। ठीक है, एंड इन 1968 शी बैग्ड केरला
साहित्य अकादमी अवार्ड। क्या मिला उन्हें? केरला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। कब मिला? 1968 में स्टोरी थानापू। कौन सी स्टोरी के लिए? कि थानापू के लिए उन्हें 1968 में केरला साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। तो उन्हें दो अवार्ड मिले। कौन कौन से? एक तो उन्हें मिला पेन एशियन पोएट्री प्राइज मिला जो 1963 में मिला। दूसरा 1968 में मिला, किस के लिए मिला? थनप्पू के लिए मिला था, केरला साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये दो अवार्ड उन्हें मिले थे 1963 में और 1968 में। ये बात आप ध्यान में रखना। आगे देखिएगा, सी वाज शॉर्ट लिस्टेड। शॉर्ट लिस्ट होता है नामांकित, नामांकित फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1984 कि 1984 में उन्हें साहित्य के लिए उनका नाम है वो नामांकित किया गया नोबेल प्राइज के लिए। कि नोबेल प्राइज के लिए 1984 में साहित्य की खातिर उसका नाम भी नामांकित किया गया। ठीक है, अब देखिए, कमला दास डाइड इन पुणे। कमला दास की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी दोस्तों? पुणे के अंदर हुई थी। कब? 31 यानी 31 मई 2009, 31 मई 2009 को पुणे के अंदर 75 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है? कमला दास की मृत्यु हो जाती है एट द एज ऑफ 75, यानी 75 वर्ष की उम्र में पुणे के अंदर 31 मई 2009 को कमला दास की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब चलते हैं आगे, देखिएगा दोस्तों। अब देखिएगा उनकी थोड़ी लिटरेरी वर्क्स जो है, उनका साहित्यिक जो कार्य है उनके बारे में चर्चा करते हैं। इनका जो नोवेल था, इन्होंने एक नोवेल लिखा था अल्फाबेट लस्ट। वो कब लिखा था? 1976 में, 1976 में। अल्फाबेट ऑफ लस्ट है वो कमला दास ने लिखा था। कब लिखा था? 1976 यानी 1976 में जो एक ही नोवेल लिखा था कमला दास ने, अल्फाबेट ऑफ लस्ट। कब लिखा था? 1976 में। ठीक है, अब देखिए उनकी ऑटोबायोग्राफी। तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, वो भी एक लिखी थी। कौन सी? एंटे कथा, जिसे माई स्टोरी भी बोलते हैं। देखिए माई स्टोरी या इसी को क्या बोलते हैं? एंटे कथा। जब कब लिखी थी? 1976 में। यानी उनका एक नोवेल जो था जिनका नाम था अल्फाबेट ऑफ लस्ट, और माई स्टोरी या एंटे कथा, उनकी जो आत्मकथा थी, वो दोनों ही उन्होंने 1976 यानी 1976 में लिखी थी। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट स्टोरीज। इनकी शॉर्ट स्टोरी कौन कौन सी है वो देखिएगा। ए डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, जो उन्होंने लिखी 1977 यानी 1977 में। उन्होंने ए डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट लिखी थी 1977 में। दूसरी जो उनकी शॉर्ट स्टोरी है वो 1992 में इन्होंने लिखी थी, पद्मावती दी हेरोल्ड एंड अदर स्टोरीज। दी पद्मावती दी हेरोल्ड एंड अदर स्टोरीज वो लिखती है 1992 के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो हमने इजाद की है, और वो भी एक कहानी के माध्यम से आपको बिल्कुल आपके दिमाग में सेट कर दी जाएगी। तो आप इनके शॉर्ट जो वीडियो है, हमने नॉवेल्स की शॉर्ट स्टोरी से संबंधित, पोइट्री से संबंधित जो बनाए हैं, वो आप जरूर देखिएगा हमारे चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट के ऊपर। तो देखिए आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं इनकी पोइट्रीज के बारे में। क्या पढ़ते हैं? इन्होंने कौन कौन सी पोइट्रीज लिखी है वो देखिएगा। दी साइरेंस लिखी 1964 में। दी साइरेन इन्होंने कब लिखी? 1964 यानी 1964 के अंदर इन्होंने ये लिखी थी। समर इन कैलकाटा, समर इन कैलकाटा जो इन्होंने लिखी थी 1965 में लिखी, 1965 में लिखी। डिसिडेंट्स लिखी थी वो 1967 में लिखी। दी ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम्स लिखी वो 1973 में लिखी। द स्ट्रेंज टाइम 1977 में लिखी। टू नाइट द स्वैग राइट विद ब्रिटिश नेडी ये लिखी थी 1979 में, 1979 के। कलेक्टेड पोइम, कलेक्टेड पोइम इन्होंने लिखी थी 1984 में। द अनामलाई पोइम्स
उन्होंने लिखी थी 1985 में। ओनली द सोल नाउस हाउ टू सिंग लिखी थी 1997 में। माई मदर एट 66 1999 में लिखी थी। या अल्लाह इन्होंने लिखी थी 2001 में। या अल्लाह नाम की जो इन्होंने पोएट्री लिखी थी वो कब लिखी थी दोस्तों? 2001 के अंदर लिखी थी। ये आ सकता है, ध्यान रखना। पनिशमेंट इन द किंडरगार्टन, ये भी इन्होंने एक और पोएट्री लिखी थी, पनिशमेंट इन द किंडरगार्टन, जिसकी यहाँ पर जो तिथि है वो नहीं दे रखी है। तो इन सभी पोएट्रीज और जो नॉवेल्स हैं, जो अदर जो राइटर है आर के नारायण है, और भी जो मुलक राज आनंद है, साक्षी देश पांडे है, इनसे संबंधित जो नॉवेल्स और जो शॉर्ट स्टोरीज है, उन सभी की दोस्तों हमने कहानी के माध्यम से क्लास बनाई है। तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप जरूर देखिएगा। अब देखिएगा आगे। तो दोस्तों कमला दास का जो चैप्टर था वो यही क्लोज होता है। इनकी जो कहानी थी वो यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों तक, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह से हम आप तक पहुंचते रहे। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।